हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो लेक्चर है, ये जो हमारी लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन दिस वी विल डीकोड दी एनसीईआरटी, राइट। सो हम अभी जो है चैप्टर 2 जो क्लास 12th का है, वो जो है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो भी कंसेप्ट आएंगे उस कंसेप्ट का जो भी निचोड़ है, राइट, वो मैं बोर्ड पे आपको पूरा थियरी के साथ अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप नीट जेईई के बेसिक कंसेप्ट करना चाहते हैं, मीन्स आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से समझनी है, तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये जो लेक्चर्स है ये पहले पार्ट्स में आएंगे, फिर उसका एक वन शॉट आएगा। तो हर चैप्टर मैं ट्राई करूँगा कि हर चैप्टर के लिए हम ऐसा कर पाएँ, राइट। इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने जो भी व्यूज़ है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वीडियोज़ में, लेक्चर्स के लिए, आप कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ, और हर एक एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनका प्लेलिस्ट मैं हर एक वीडियो के नीचे लिंक में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो मुझे बोर्ड पे डिस्कस करनी है, तो वो ड्यूरिंग द लेक्चर भी मैं ले सकता हूँ। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मीन्स हम ये जो चैप्टर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट जो है वो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा हो गया कैपेसिटेंस। तो पहले हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर आपको पोटेंशियल को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। वो समझ जाएंगे तो आप इजीली जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ पाएंगे। बट हमें ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ क्या है, क्यों हमें पढ़ना है। देखिए, जब भी हम टू बॉडी यानी टू स्फीयर को अगर सपोज चार्ज करते हैं, तो सपोज दोनों आइडेंटिकल है, दोनों जो स्फीयर्स है दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के रेडियस सेम है, राइट। अभी क्या करते हैं, इसको मैं चार्ज देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको इससे कनेक्ट करूँगा, चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू दिस स्फीयर। The charge possessed by this is possessed by sphere number 1 is more than sphere number 2, यानी चार्ज का फ्लो हुआ। बट हर बार ऐसा नहीं होता है कि अगर एक में चार्ज ज़्यादा है तो ही वो दूसरे में फ्लो होगा, ऐसा नहीं है। जो चार्ज का फ्लो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास दो कंटेनर है, लेट अस अज्यूम हमारे पास दो कंटेनर है, एक हमारे पास बड़ा कंटेनर है और एक हमारे पास छोटा कंटेनर है। अगर छोटे कंटेनर में यहाँ तक पानी भरा है और इसमें यहाँ भरा है, हम जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे क्या होगा? छोटे कंटेनर में से बड़े कंटेनर में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे कंटेनर में पानी ज़्यादा है, राइट। तो पानी का फ्लो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ जो पानी है उसका पोटेंशियल या उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, तो उसका जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी पर होगा। तो वैसे ही चार्ज का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आई एम सेइंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो ये पोटेंशियल अगर हम समझ पाएंगे तो हम चार्ज का जो फ्लो है वो इजीली समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्यों समझना है? तो जो टेक्स्ट बुक में थोड़ी एक दो लाइन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर उसका कुछ पोटेंशियल है मीन्स वो इलेक्ट्रीफाइड है, उसका कोई पोटेंशियल नहीं है तो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है उसकी जो मेज़र है वो हम जो है वो पोटेंशियल से निकाल पाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि जो प्लग आ रहा है मेरे घर पे, जहाँ से मैं मोबाइल वगैरह जो भी चार्ज करता हूँ, वो 220 वोल्ट है, राइट। तो वहाँ हम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करते हैं, मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रीफाइड है, राइट। जो पोटेंशियल है इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन चार्ज बॉडी प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, राइट, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ तो चार्ज का फ्लो होगा। अभी चार्ज कौन से बॉडी से कौन से बॉडी पर होगा वो डिपेंड करेगा किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका कम है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी फ्लो होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होगा। ये सारी चीज़ हम डिटेल में थ्रू आउट द लेक्चर्स स्टडी करेंगे, राइट। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा मैं, राइट। तो अगर लेट अस एज्यूम कि जो पोटेंशियल है इसका ज़्यादा है, मीन्स ये हाई पोटेंशियल है, तो अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तो कब तक फ्लो होगा?
वो इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो नहीं हो सकता। कब तक फ्लो होगा वो? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। पानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो होता है कब तक? जब तक दोनों का लेवल सेम हो जाए, उसके बाद फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ भी चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, राइट। अभी पोटेंशियल को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये समझ में आ गया तो आप जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से समझ पाएंगे। तो ये पूरा जो है मैंने टेक्स्ट बुक से अपनी एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करके रखा है। तो अभी लेट अस एज्यूम कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी चार्ज है तो उसके आसपास सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो वो कोई चार्ज के आसपास का जो रीजन है जिसमें अगर आप दूसरे चार्ज को लाते हो तो वो चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सिमेट्री, उसका जो शेप है वो कैसा है? वो स्फेरिकल है। और उसकी एक्सप्रेशन क्या है? KQ/r²। r जो है वो डिस्टेंस है, राइट, जो ये चैप्टर 1 में से आया। तो ये हमारे पास यहाँ +Q पॉजिटिव चार्ज है, उसके सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैं सब कुछ यहाँ ड्रॉ करके नहीं दिखाता हूँ आपको, राइट। तो मुझे यहाँ पॉइंट लेना है, तो मुझे क्या करना है? ये टेस्ट चार्ज है Q0। लेट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0। Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है। वो अभी टेस्ट चार्ज क्या होता है? वो चार्ज अगर जो हम फील्ड में लाते हैं तो जो सोर्स चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको हम टेस्ट चार्ज बताते हैं। तो Q0 बी ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट R टू P। हमें जो है वो R से P लेके जाना है। अभी देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो हमें क्या करना है? इस चार्ज को ऐसे धक्का देना है, बट इतना भी धक्का नहीं देना है कि वो एक्सेलरेट हो जाए, हमें उसको स्लोली मूव करना है। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट। तो क्या करना है? फ्रॉम R टू पॉइंट P अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू +Q। इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है, राइट। और किसके अगेंस्ट में? इसका जो रिपल्सिव फोर्स है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में इसको R से P लाना है। वी एज्यूम दी एक्सटर्नल EX है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको मैंने FEX से बताया है। अप्लाइड इज जस्ट सफिशिएंट टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, वो क्या है? FE। और हमें जो F एक्सटर्नल देना है वो इस साइड देना है। तो ये इतना होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर पाए। सो द नेट फोर्स Q0 इज 0। Q0 ऑन फोर्स ऑन Q0 इज 0। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो हम लोग दो चीज़ होती है, या तो चार्ज रेस्ट पर रहेगा। कोई भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 है मीन्स उसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो दो मतलब है, या तो वो रेस्ट पर है या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से R से P की तरफ मूव करेगा। एंड इट मूव्स फ्रॉम R टू P विदाउट एक्सेलरेशन। नाउ द वर्क डन, अभी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ R से P की तरफ बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ दो फोर्स है। एक जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में लेता हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो वर्क डन जो है वो होता है F.dr cos 180। तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स की बात करता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स FEX इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय FE। मीन्स दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव करिए तो ये पॉजिटिव हो गया ना, राइट। तो क्या बता रहे हैं यहाँ? नाउ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या है? नेगेटिव है। उसका नेगेटिव करिए, क्या हो गया? पॉजिटिव। एंड दिस जो भी वर्क करते हो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अभी इसको आसानी से समझने का कुछ समझते हैं। क्या करेंगे देखिए, अभी हम एक स्प्रिंग सिस्टम को एज्यूम कर सकते हैं कि देखिए यहाँ हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ एक मास लगा हुआ है। अगर इस मास को मैं यहाँ धक्का देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये जो भी मैंने फोर्स दिया वो क्या हो गया? ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। जैसे ही मास को छोड़ेंगे मास फिर से उस पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ भी वही हो रहा है।
आप क्यू नॉट चार्ज को P से R लेके आ रहे हैं, मीन्स आपने उस पर वर्क किया, फोर्स लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ दिया क्या हो जाएगा, वो फिर से R की तरफ जाएगा। मीन्स R की तरफ जाने के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आई, कहाँ से आई, तो आपने जो वर्क किया बस। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि जो भी आप वर्क करते हैं वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। Therefore, work done by external force in moving test charge Q naught from R to P is, तो इस वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए फोर्स वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि F इज इक्वल्स टू हमें पता है Q नॉट इंटू E, और Q नॉट टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पर है, वो हम KQ बाई आर स्क्वायर से लिख सकते हैं। अभी R वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा, तो फोर्स हर एक पॉइंट पर बढ़ता जाता है, जैसे ही नजदीक आता है फोर्स है वो बढ़ता जाता है। तो नेट फोर्स या नेटवर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। तो वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसे दिखाएंगे हम लोग, F डॉट dx, कहाँ से लेके आ रहे हैं, R टू P। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ नेगेटिव की साइन आ गई, तो F E dx R टू P। This work done against electrostatic force gets stored as potential energy, राइट। पहले क्या किया था हमने, एक्सटर्नल फोर्स लिया, उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क हुआ वो कहाँ स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। हम क्या बता रहे हैं, वो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वही नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। यानी सेम ही है, जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उस डिस्प्लेसमेंट से वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, वही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता जा रहा है। तो बस आपको यही याद रखना है कि दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो चार्ज यहाँ से यहाँ आया, तो आपने 11th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी होता है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन है कहाँ से आप उसको R टू P लाए, वो जो वर्क डन है वो क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना, यहाँ था R पे, R से कहाँ आया, P तक, तो क्या हुआ, यहाँ एनर्जी थी UR, यहाँ एनर्जी थी UP। तो जो भी वर्क हुआ वो वर्क कैसे निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो वर्क डन जो है यहां से यहां लाने में क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं दस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि चेंज हुआ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू यूपी माइनस यूआर। क्यों, यूपी फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट इज इट इज यूपी माइनस यूआर। सो ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम R टू P. Therefore, we can write work done in bringing a charge from R to P is equals to UP minus UR. तो अब तक हमने क्या समझा कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, उसके अगेंस्ट में हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, एक चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट को R से P की तरफ लाते हैं। तो क्या होगा, ये जो चार्ज है उसका रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमें लाना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं। तो जो वर्क करते हैं चार्ज को R से P की तरफ लाने में, वो मिला हमें R से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक dx और dr, जो भी आप ले सकते हैं, राइट। और चार्ज को जो है हम कहाँ मूव कर रहे हैं, R से P की तरफ। और हमें ये भी पता है, जो 11th में हमने पढ़ा हुआ है, कि जो वर्क डन है वो होता है चेंज इन टोटल एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट हम यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि चार्ज की वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोसेस है वो कांस्टेंट है, वो रुकता नहीं है, राइट। मीन्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा PR, अभी ये क्यों PR लिखा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UP, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है UR, राइट। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि जो हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दैट इज डेल्टा U बिटवीन द 2 पॉइंट्स
P एंड R इज इक्वल्स टू, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें समझना है पोटेंशियल। पोटेंशियल को समझने के लिए हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को समझना है, राइट। तो वही हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी difference between 2 points P and R is equal to work done by an external force in moving a test charge Q naught from R to P without acceleration। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वही वर्क डन के इक्वल है। और वर्क डन कैसे मिलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। यहाँ वेरिएबल फोर्स है यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और हमने ये भी डिफाइन किया है कि जो F एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हमने यहाँ F एक्सटर्नल की जगह नेगेटिव करके FE लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है, राइट। नाउ फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन चूज 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। अगर ये चार्ज है इनिशियली R पर नहीं है बट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मीन्स ये Q नॉट चार्ज है वो इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। अगर इन्फ्लुएंस में नहीं आता है तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोग 0 कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स इस पॉइंट को इतना दूर लिया गया है कि वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, अभी R कहाँ गया, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू P इज इक्वल्स टू UP माइनस U एट इन्फिनिटी। अभी अभी हमने बोला कि इनफाइनाइट पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 ले लेंगे और P पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U ले लेते हैं, तो वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी वर्क कर रहे हैं वो सीधा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन का हम, और ये जो टॉपिक है इसका फाइनल कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, तो आप अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर 47 पर इक्वेशन 2.3 के नीचे देखेंगे तो आपको ये पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा। उसके नीचे जो थर्ड लाइन है वहां से potential energy of charge Q at point is the work done by the external force in bringing a charge Q from infinity to that point। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कैसे मिलेगा, अभी कोई चार्ज का हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, राइट। तो अगर कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज ये मेरा चार्ज Q है, राइट, और यहां पर अगर कोई पॉइंट P है, अगर मैं इंफिनिटी से कोई चार्ज Q लाता हूं यहां, राइट, तो लाया चार्ज Q नॉट। अभी इस चार्ज को लाने में जो भी वर्क हुआ वही वर्क जो है वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअली वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लाएंगे तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो जो भी वर्क है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी समझ गए हैं तो हम जो है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से समझ पाएंगे।